Good morning students. Today we will discuss about the next topic of our chapter. In the previous topic we should discuss about the Rutherford nuclear model of atom and J.J. Thomson model of atom. And now we should discuss about the atomic number, atomic mass means what is atomic number, what is atomic mass, isobars, isotopes, drawbacks of Rutherford model, etc. Okay student, firstly what is atomic number? Before starting the topic बच्चों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको आपके ग्रुप में बेटा डे शीट मिल गया होगा, ठीक है बेटा। तो मैं आपको एक केमिस्ट्री के रिलेटेड थोड़ा सा हिंट तो नहीं, मैं से बोलूँगा, हिंट नहीं दे रहा हूँ, बट फिर भी ये आप फर्स्ट टाइम हो रहा है ऑनलाइन, तो हो सकता है तो आपके मन में कितने सारे क्वेरीज हो। तो बच्चों मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि आपको बेटा MCQs टाइप क्वेश्चन आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, किसी एक पे टिक मारना है आपने, ठीक है बेटा। और उसके साथ आपको क्वेश्चन आएंगे 1 वर्ड, एक क्वेश्चन दिया है उसका बेटा 1 वर्ड में आपने आंसर देना है, ठीक है बेटा। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है बेटा। मान लो 1 वर्ड में है तो आपने क्या करना है, सिर्फ 1 वर्ड में अपना आंसर देना है जो आपका नेम है, ठीक है बेटा। लाइंस में किसी बच्चे ने आंसर नहीं देना है, ठीक है बेटा। मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं उसके आंसर 1 वर्ड में ही आएंगे, या तो बेटा MCQs वाले क्वेश्चन भी 1 वर्ड में आएंगे। इसलिए बेटा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे बेटा हमने पीछे भी पढ़ा था बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, चाहे वो डेंसिटी हो गया, चाहे कि किसी साइंटिस्ट का नेम हो गया, डेट हो गया, कोई मॉडल है क्या, चाहे उसका कोई ड्रॉबैक है नीचे, चाहे उसका कोई ड्रॉबैक्स है, ठीक है बेटा, चाहे वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास, आइसोबार्स, कुछ भी है बेटा। इन सब में से किसी में भी कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, चाहे मोलारिटी हो, नॉर्मेलिटी हो, ठीक है बेटा। जब हमने मोलारिटी नॉर्मेलिटी किया था तो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए थे, तो बेटा न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि पूरे चैप्टर को जितना भी सिलेबस में मैंने दिया है, और जो आपको सिलेबस मिलेगा बेटा मैं उसमें मैंने पेज नंबर मेंशन किया कि फर्स्ट चैप्टर पूरा मतलब पूरा, सिर्फ उसमें से मैंने एक टॉपिक छोटा सा कटवाया था, तो वो तो आपको मैं बता दूंगा आपको मैंने कौन सा कटवाया था। उसके अलावा आपने वो पूरा, वो छोटा सा है वैसे, वो काम आप खुद कर भी सकते हो, कोई टफ नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर पूरा, ठीक है बेटा, पूरे में से मतलब कहीं से भी कुछ पूछ सकता हूँ मैं, चाहे न्यूमेरिकल पूछूँ चाहे कुछ भी पूछूँ, आपको पता होना चाहिए। और सेकंड चैप्टर में मैंने बेटा बता दिया था, पेज नंबर 32 तक था शायद, तो मैंने बताया हुआ था, मीन्स कि आइसोबार्स और आइसोटॉप्स तक में बेटा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको ये चीज़ बेटा पहले ही बेटा क्लियर कर दूं कि आपने इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस बेटा मैं कहीं से भी डालूंगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ एक लाइन करा रहा हूँ, तो मैं भी ये उम्मीद रख रहा हूँ कि आप भी कहीं से आंसर दे सकते हो, ठीक है बेटा। सो अच्छे से प्रिपरेशन करना है आपने। चलो बेटा फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है। सबसे पहले अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, पॉजिटिव चार्ज किसके करके होता है, प्रोटॉन करके, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन करके, ठीक है, ये तो आपको पता होगा ना। अब देखो, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन ऑन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन है, ठीक है बेटा। एस्टेब्लिश अर्लियर द चार्ज ऑन द प्रोटॉन, और एक चीज़ बताता हूँ बेटा कि इसमें एटॉमिक नंबर है ना, जितना प्रोटॉन होगा बेटा वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के। एक चीज़ याद रखना, अगर आपको प्रोटॉन पता लग गया ना, उसका मतलब है कि उसका आपको एटॉमिक नंबर भी पता लग गया, या आपको अगर एटॉमिक नंबर पता है तो आप समझ लो जितना एटॉमिक नंबर है उसके अंदर उतना ही प्रोटॉन है, ठीक है बेटा। द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल, अब ये देखो और ये देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज किसके करके होता है, प्रोटॉन करके। उसके बाद देखो, द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज इक्वल बट ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना प्रोटॉन होता है किसी भी चीज़ में प्रेजेंट उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है बेटा। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको प्रोटॉन का पता लग गया तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होगा जितना उसमें प्रोटॉन है, ठीक है बेटा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ठीक है, Z। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द हाइड्रोजन, मान एग्जाम्पल के लिए अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटॉन कितना हाइड्रोजन में 1 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर उसका 1 है। सोडियम में कितना है, 11, मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी 11 है। देयरफॉर द एटॉमिक नंबर आर 1 एंड रिस्पेक्टिवली 11 इन ऑर्डर टू कीप द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, ठीक है बेटा। क्यों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों प्रेजेंट है बराबर में, ताकि वो जो मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स है बेटा वो न्यूट्रल बना रहे, उसमें ना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो ना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो, ठीक है बेटा। इसलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज़्यादा बराबर होते हैं इन ऑर्डर टू कीप इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एटॉमिक, नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स की एटॉमिक नंबर, ठीक है बेटा।
फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड सोडियम इज 1 and 11 रिस्पेक्टिवली। अब देखो अगर आपको एटॉमिक नंबर पता करना तो क्या करोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस एटम है वो किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर की, या वो कितना इलेक्ट्रॉन है उस एटम में उसके बराबर होगा उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है बेटा, दोनों में किसी एक से पता करना। विद द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन, अगर पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में ड्यू टू द प्रोटॉन है तो मास किसके वजह से होगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आप प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को प्लस कर दोगे तो बेटा वो किसके बराबर हो जाएगा, मास के। ठीक है बेटा, एज अर्लियर देखो क्या है, अब यहाँ से देखो मास नंबर किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ कितना प्रोटॉन है और नंबर ऑफ कितना न्यूट्रॉन है। अगर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आप प्लस कर दोगे, बेटा न्यूट्रॉन है, एक चीज़ याद रखना, यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इन दोनों को प्लस करोगे तो वो किसके बराबर होगा, मास नंबर के। ठीक है बेटा, ये तो आपको पता लग गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है आइसोबार्स और आइसोबार्स और आइसोटॉप्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट सैंपल एक्स। किसी भी एटम को बेटा हम मान लो कि हम स्टार्टिंग में एक कोई जर्नल, हर एटम को प्रेजेंट करने के लिए एक जर्नल, जैसे कि इंसानों में क्या होता है बेटा, नेम। ठीक है, नेम क्या होगा, सिंबल होगा कि वो कौन है वो कौन है, उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि उसका नाम रमन है, उसका नाम कुछ भी है, उसका नाम चाहे सुमन है, कुछ भी है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, नेम। यहाँ एटम्स के लिए एक्स यूज़ करते हैं, विद द सुपरस्क्रिप्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड साइड ऑफ द एटम एटॉमिक नंबर एंड द सबस्क्रिप्ट जेड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एटॉमिक नंबर। अभी सुपर और सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, देखो देखो ये एक्स मतलब एलिमेंट है, इसके ऊपर जो होगा बेटा वो ए, मतलब एक चीज याद रखो बेटा, ए का मतलब एटॉमिक नंबर नहीं होता है, ए का मतलब एटॉमिक मास होता है याद। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना, जेड जेड किसके बराबर था, जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ए मतलब एटॉमिक मास। ठीक है, आइसोबार्स आर द आइटम विच हैज सेम नंबर ऑफ, देखो बेटा आइसोबार्स, सबसे पहले आपको दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या। आइसोबार्स होता है जिसमें मास नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर अलग अलग। जैसे बेटा कार्बन, मैंने आपको बताया था ना, कार्बन 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो ये देखो मास नंबर इसका भी C14 है, इसका भी C14 है, बट इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है बेटा, ऑन अदर हैंड अगर हम आइसोटॉप्स की बात करेंगे तो उसमें इसमें मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है, और ये इसका उल्टा आइसोटॉप्स हो जाएगा जिसमें एटम्स विद आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे बेटा इसके लिए हम एग्जांपल ले लेंगे, इसके लिए आप एग्जांपल ले लोगे ये वाला, आपको ये चीज़ तो पता ही होगा, एटॉमिक नंबर सबका सेम, मास नंबर अलग, हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, ड्यूटेरियम। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये बेटा 3 है। ठीक है बेटा, इसके बारे में इसमें बताया गया। अब देखो बेटा, in other word, difference between the isotopes is due to the presence of different number of neutrons present in the nucleus। और ये isotopes different क्यों होता है बेटा, क्योंकि देखो अब एक चीज, आइसोटोप किसके करके होता है बेटा, आइसोटोप्स होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करके। इसका मतलब कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे, तो मतलब गिनती किसकी बदलेगी, न्यूट्रॉन की। एक में न्यूट्रॉन की गिनती ज़्यादा, इसमें सेम है, इसमें एक ज़्यादा है, इसमें एक ज़्यादा है। ठीक है बेटा, इस करके इनका मास नंबर अलग अलग है पर एटॉमिक नंबर सेम है। ठीक है बेटा, इसमें यही बताया गया। अब देखो नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मेंशन रिगार्डिंग द आइसोटॉप्स क्या है कि अब देखो एक ना चीज़ होता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम इज कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। एक चीज़ है देखो बेटा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कि वो अगर किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, उसको बोलते हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, वो थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट डालता है। तो हमें कैसे पता लगेगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, वो हमें पता लगेगा कि उसमें प्रोटॉन कितना, उससे हमें पता लग जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉन कितना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव वेरी लिटिल इफेक्ट। और जो बेटा न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो पता लग गया वो केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत इफेक्ट डालता है, बट न्यूट्रॉन जो है उसमें वो बेटा बहुत कम इफेक्ट डालता है केमिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ बेटा, रदरफोर्ड मॉडल पे। हमने रदरफोर्ड मॉडल पीछे तो पढ़ लिया, इसके ड्रॉबैक्स क्या होता है बेटा। देखो कितने सारे मॉडल साइंटिस्ट ने मतलब इन्वेंट किए, डिस्कवर किए, पर जो नया साइंटिस्ट आया उसने अपना मॉडल दिया, वो मॉडल देने के बाद उसने क्या बोला
कि जिस जो पहले साइंटिस्ट ने बनाया था उसमें ये प्रॉब्लम थी, तभी मैं ये नया मॉडल दे रहा हूँ। देखो बेटा, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एटम इज लाइक एन स्मॉल स्केल ऑफ सोलर सिस्टम। रदरफोर्ड मॉडल क्या था बेटा, सोलर सिस्टम की तरह था ना, कि बीच में सन और आसपास प्लैनेट मूव कर रहे हैं, उसी तरह था ना, प्लेइंग ए रोल ऑफ मैसिव सन एंड द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग ए स्मॉलर और लाइटर प्लैनेट। मतलब क्या है कि न्यूक्लियस क्या है, सन की तरह, और उसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन सब है वो प्लैनेट की तरह उसके आसपास रिवॉल्व घूम रहे हैं। ठीक है बेटा। फर्दर द कूलम फोर्स मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, ठीक है बेटा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्केल। आर मतलब डिस्टेंस कितना है, वेयर क्या है, Q1 Q2 क्या है, उसमें चार्जेस कितना है, आर क्या है कि वो दोनों जो है, ये दोनों जो है ये आपस में कितने दूरी पे प्रेजेंट है, ये आर हमें वो बता रहा है। ठीक है बेटा। के क्या है, के इज द प्रोफेशनलिटी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है के। ठीक है बेटा। चलो ये इतना डिटेल्स में ना भी आपको पता लगे कोई बात नहीं, जस्ट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको माइंड में पता होना चाहिए कि अगर कूलम की बात करो तो कूलम में क्या है बेटा, कूलम में के होता है, Q1 Q2 होता है, आर मतलब डिस्टेंस क्या है, कितना इन दोनों के बीच में, Q1 Q2 मतलब चार्ज कितना है, और के क्या है, ये कांस्टेंट और पर्सनैलिटी होता है। ठीक है बेटा। अब देखो इसमें सिमिलर टू द, और इसके बाद क्या था, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में कितना है ये कांस्टेंट कितना है। ठीक है बेटा। सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत G M1 M2 मास है, ये डिस्टेंस है। ठीक है बेटा। वेयर M1 M2 इज मास, R इज द डिस्टेंस बिटवीन सेपरेशन ऑफ मास, ये मास जो है वो कितने दूरी पे है वो R बताएगा हमें, G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है बेटा। व्हेन ए क्लासिकल मैकेनिक्स, बेटा अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, इसलिए यहाँ एक तो स्टार डाला हुआ है ना। स्टार का मतलब क्या होता है कि जस्ट इन्होंने आपको एक्चुअल में ये ना, देखो बेटा अब मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स समझाने जाऊँ तो आप मानोगे नहीं, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ जस्ट आप वैसे ही माइंड में रख लोगे ये क्या बताना चाहिए। ये बोल रहा है कि मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स क्या था, जो शुरू में आया था बेटा, कुछ थ्योरीज आए थे जो शुरू बहुत पहले आए थे, उनके बारे में बता रहा। अप्लाई टू द सोलर सिस्टम मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे क्या रही, इस वाले सिस्टम पे अगर इस क्लासिकल मैकेनिक्स हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। देखो क्या बता रहा है, इट शो दैट द प्लैनेट डिस्क्राइब ए वेल डिफाइंड ऑर्बिट ऑफ ए सन। ये क्या बता रहा है, प्लैनेट डिफाइंड है मतलब कि सन है उसके आसपास क्या है कि प्लैनेट मूव कर रहे हैं। ठीक है बेटा। थ्योरी कैन बी कैलकुलेट द प्रिसाइजली प्लैनेटरी ऑर्बिट। प्लैनेटरी ऑर्बिट मतलब कि ये देखो सन है, मान लो ये प्रोटॉन सन है, इसके आसपास कौन है बेटा, इसके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। मतलब कि ये किस चीज़ में मूव कर रहा है बेटा, एक ऑर्बिट मूव कर रहा है, एक पाथ पे मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, सर्कुलर पाथ पे। द थ्योरी कैन आल्सो कैलकुलेट द प्रिसाइजली प्लैनेटरी ऑर्बिट एंड दिस कैन बी अरेंजमेंट विद द एक्सपेरिमेंट मेजरमेंट। After that, the similarity between the solar system and nuclear model suggests that, मतलब न्यूक्लियर मॉडल सजेस्ट मीन्स क्या है कि प्रोटॉन जो है बेटा ये सन है। ठीक है, आपने मुझसे सन मान ली, इसके आसपास कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। ये क्या बता रहा है, सिमिलरिटी बिटवीन द सोलर सिस्टम सजेस्ट दैट इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस मतलब कि प्लैनेट मूव अराउंड द सन। ठीक है बेटा। हम इसे इलेक्ट्रॉन को प्लैनेट मान रहे हैं और न्यूक्लियस को सन मान रहे हैं। इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स मतलब इनके अंदर। ठीक है। इट अंडरगो, अब देखो बेटा एक ना रूल होता है कि जब भी, अब ये देखो, हाउएवर व्हेन ए बॉडी इज मूव इन एन ऑर्बिट, एक रूल होता है बेटा कि जब भी कोई बॉडी इन ऑर्बिट मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करता है, इट अंडरगो एक्सेलरेशन का मतलब एक सौ बार याद रखो, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वो स्पीड पकड़ेगा। जब भी बॉडी कोई सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो बेटा याद रखना वो स्पीड पकड़ेगा। ठीक है बेटा। एक स्पीड मतलब कि चाहे वो अभी मान लो कि आप ना 20 की स्पीड से मूव कर रहे हो ना बेटा, तब भी वो क्या करेगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाएगा अपनी मूव। जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन में, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, आप कार में बैठे, मैंने बोला बेटा एक्सेलरेट, आपके पापा ने बोला कि बेटा एक्सेलरेट कर गाड़ी को। एक्सेलरेट का मतलब क्या होगी, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड को बढ़ा, पावर की इंजन को थोड़ा बढ़ा।
ठीक है बेटा, यही बता रहे हैं। सो एन इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूक्लियर मॉडल डिस्क्राइब प्लैनेट लाइक ऑर्बिट अंडर एक्सेलरेशन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऑर्बिट में वो अंडर एक्सेलरेशन, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ में वो स्पीड के साथ मूव करेगा अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। बेटा ये सब ना थोड़े बहुत थ्योरीज है, ये हम आगे थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे ये होता क्या है, जस्ट इसके बाद ही मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दूंगा। कि देखो सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्या बताया कि एक मतलब कि न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज के अराउंड नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं इन ऑर्बिट में। अगर कभी भी कोई चीज़ ऑर्बिट में मूव करता है तो क्या होता है बेटा, ये क्या बता रहे, कभी भी कोई चीज़ ऑर्बिट में मूव करता है तो क्या होता है, वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। देन दूसरा साइंटिस्ट है उसने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल। ठीक है बेटा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कोई भी चीज़ अगर इस लाइन इसमें लिखा है ना बेटा, उसे किसी न किसी साइंटिस्ट ने उस हर लाइन को प्रूव किया है। इसलिए इस मॉडल को दिया जरूर रदरफोर्ड ने है, बट रदरफोर्ड ने एग्जांपल दिया। पहले तो क्लासिकल मैकेनिक्स का एग्जांपल दिया, क्लासिकल मैकेनिक्स में बेटा कई सारे साइंटिस्ट है उन्होंने इस पे काम किया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स का एग्जांपल दिया उन्होंने। ठीक है बेटा, अपनी बात प्रूव करने के लिए उनको कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ता है। यहाँ इस बंदे ने किया था, उनका रिजल्ट ये आया था, तभी मैं ये बोल रहा हूँ। फिर उन्होंने पता मैक्सवेल साइंटिस्ट का नाम है तो उनका एग्जाम्पल दिया। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल चार्ज पार्टिकल when acceleration should emit radiation। और उसने क्या बोला बेटा कि चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं किसमें ऑर्बिट में, तो वो क्या इमिट करेगा, रेडिएशन। इमिट रेडिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अगर ये मूव कर रहे हैं इस ऑर्बिट में तो बेटा वो क्या करेगा, वो एक कुछ ना कुछ छोड़ेगी। ठीक है बेटा, रेडिएशन मतलब कि जैसे कि सूरज है, ठीक है बेटा, सूरज के आसपास प्लैनेट मूव कर रहे हैं तो सूरज क्या करते हैं, अपने से रोशनी को छोड़ता है। इमिट करने का मतलब कि छोड़ना। ठीक है बेटा, यहाँ से निकल रहा है कुछ, मतलब इमिट कर रहा है। ठीक है बेटा, वही कर रहा है कि अगर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में वो मूव कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है बेटा, Therefore an electron in an orbit will emit radiation। इसका मतलब क्या है, अगर ऑर्बिट भी इसी तरह मूव कर रहा है मतलब क्या होगा, वो भी रेडिएशन छोड़ेगा। ठीक है बेटा, द इलेक्ट्रॉन कैरिड बाय रेडिएशन कम फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोशन। अब देखो बेटा, द ऑर्बिट विल जस्ट कंटिन्यूस इन शिफ्ट। इसका मतलब क्या, देखो बेटा सबसे पहले अब देखो बेटा हर चीज का इसका सीक्वेंस चेक करो। सबसे पहले क्या बोलता है कि पॉजिटिव के आसपास नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, किसमें मूव कर रहा है, ऑर्बिटल में मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, जो भी उसके बाद क्या बोलता है बंदा कि जब अगर कोई भी चीज़ ऑर्बिटल में मूव करेगा उससे क्या होगा, जो भी चीज़ अगर ऑर्बिटल में मूव करेगा तो उससे क्या होगा कि वो क्या किसके साथ मूव करेगा, एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा। फिर दूसरा साइंटिस्ट है उसने क्या बोला, हाँ ठीक है वो एक्सेलरेशन का मूव करेगा, बट मैंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, मैंने क्या देखा, कोई भी चीज़ अगर ऑर्बिट में एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो वो कोई ना कोई चार्ज को इमिट करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब कोई ना कोई चार्ज को क्या करेगा, इमिट करेगा, छोड़ेगा बाहर। जैसे सूरज धूप को रोशनी को छोड़ मतलब इमिट करता है जाके वो अर्थ पे आ जाता है। ठीक है बेटा, वो छोड़ेगा। ठीक है बेटा, अब फिर एक बंदे ने बोला हाँ ठीक है, अगर वो छोड़ेगा तो उससे क्या होगा कि जो ये है ना बेटा, ये जो मान लो कि ये यहाँ पे और ये यहाँ फिक्स है तो क्या होगा, अगर ये इमिट करेगा तो ये क्या होगा, श्रिंक होता है। श्रिंक का मतलब क्या है, छोटा होता जाएगा। ये जैसे जैसे छोड़ेगा वैसे वैसे ये क्या होगा, न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। ठीक है बेटा, पता लगा आपको, तो श्रिंक का मतलब यही है। कैलकुलेशन शो डैट इट शुड टेक एन इलेक्ट्रॉन ओनली 10 पैरेलल इनटू द न्यूक्लियस। और इन्होंने क्या बताया कि अगर ये श्रिंक होता जाएगा मतलब कि न्यूक्लियस के पास आता जाएगा, मतलब कि अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा तो फिर क्या होगा, एट लास्ट क्या होना चाहिए, एक टाइम पे आकर ये बिल्कुल ही न्यूक्लियस के पास घुस जाए और इलेक्ट्रॉन क्या हो, न्यूक्लियस के अंदर घुस जाए। ठीक है बेटा, श्रिंक का मतलब क्या है, पहले ये यहाँ था, मूव करते करते पास आते आते एक ऐसा टाइम आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते करते न्यूक्लियस के अंदर जाके घुस जाए। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकता है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एनर्जी छोड़ रहा है, मूव करते करते वो क्या हो, न्यूक्लियस के अंदर जाके घुस जाए। ठीक है बेटा, और ये उन्होंने जब कैलकुलेशन किया तो उससे बताया। ठीक है, बट दिस इज नॉट हैपन, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये नहीं होता है। तो ठीक है बेटा, तो यही सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक था कि उसने जो भी बोला
उसमें से कई सारी चीज़ तो हो रहे हैं, हाँ पॉजिटिव चार्ज के अराउंड नेगेटिव चार्ज मूव जरूर कर रहे हैं, बट उसने बोला कि एक और ऑर्बिट मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। ये चीज़ उसने सही तरह से नहीं बता पाया, बताया भी तो बेटा ये बाद में साइंटिस्ट है उसने से बोला कि नहीं ये गलत है। दस द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन। और देखो बेटा अब आपने जो पॉइंट याद करना, अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, अगर 2 नंबर 3 नंबर में आपने क्या सबसे पहले रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, सबसे पहले क्या पॉइंट लिखोगे, इसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया। इफ द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स जो मैंने ऊपर सारी बात किया है, ठीक है बेटा, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो उससे हमें क्या पता लगता है कि लीडिंग इन इंस्टेबिलिटी ऑफ एटम। अगर बेटा जो ऊपर बात हुई कि श्रिंक होकर अंदर घुस जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें क्या होना चाहिए, इंस्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होता है, कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी से जी रहा है, इंस्टेबिलिटी मतलब उनकी ज़िंदगी बड़े सारे दुख है, ठीक है बेटा, मतलब वो इससे प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स को, अगर वो अंदर घुस जाएगा तो बेटा मतलब क्या होगा कि ये जो इसने बात किया ये सारे उसमें से कई सारे बात मतलब कि गलत साबित हुआ आगे जाके, ठीक है बेटा। देन वाई नॉट कंसिडर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है बेटा, ये छोड़ दो। अब आगे देखो बेटा, अगर इसके पॉइंट्स है, पहला पॉइंट क्या है, इसने स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। अब देखो बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, इट अनेबल टू एक्सप्लेन मैक्सवेल थ्योरी। और देखो बेटा ये जो मैक्सवेल थ्योरी हमने पीछे पढ़ा था ना, सबसे पहले आपने बस याद कर लेना, पहला है कि इसने एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया मैक्सवेल थ्योरी को, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बेटा ये आपको याद ही करना पड़ेगा एज इट इज अभी, क्योंकि ये सब चीज़ें आगे हमने पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है पर आगे जाके, ठीक है बेटा, अभी आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। इट नथिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा जो ऊपर दिया हो, ठीक है बेटा। इसी के साथ बेटा आज हमारा ये मतलब लेक्चर ये बेटा यही खत्म होता है, ठीक है बेटा। थैंक यू। एंड मैं बेटा एक चीज़ आपको जरूर कहना चाहूँगा बेटा, कोई प्रॉब्लम आता है तो बेटा क्वेरीज इन बिटवीन लेक्चर अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया करो, मुझे मैसेज कर लिया करो, कॉल कर लिया करो, ठीक है बेटा। आफ्टर लेक्चर मुझे बेटा मैसेज कर लिया करो, जब भी मैं आपका देखूंगा मैं आपको क्वेरी का रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।